Hello everyone, my name is Ria and in this video we are going to cover price elasticity of demand. Elasticity जो word है, it comes from the word elastic, right? Elastic का क्या मतलब है? आपको क्या लग रहा है कि price elasticity of demand क्या होगा? So basically price elasticity of demand show करता है कि demand कितनी elastic है. कितनी elastic है मतलब वो price के change होने पे कितना बढ़ेगी या कम होगी, कितना डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होगा, कितना रिस्पॉन्ड करेगी डिमांड प्राइस के चेंज होने पर. सो इट इज इंडिकेटेड बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ सम important things indicated here are, it is a quantitative relationship. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिमांड और प्राइस के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है. जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड एस्टैब्लिशेस अ क्वालिटेटिव रिलेशनशिप. वो हमें नहीं बताता कि कितने अमाउंट से क्वांटिटी चेंज होगी प्राइस के चेंज होने पर. वो हमें सिर्फ बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी. लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इट shows the quantitative relationship between demand and price. Higher the numerical value, larger the effect of price on quantity demanded. यानी कि जितनी बड़ी हम ये कैलकुलेट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और कैलकुलेट करके जो फाइनल वैल्यू आती है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा प्राइस का डिमांड पर, और जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना कम इफेक्ट होगा. The third thing is price elasticity of demand is sometimes shortened as elasticity of demand. तो basically price elasticity of demand को हम कई बार short में elasticity of demand भी कह देते हैं. That was all about the definition and the main points highlighted in the definition. Next, we are going to study the factors affecting price elasticity of demand. यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं इलास्टिसिटी को, क्या चीज़ें डिटरमाइन कर रही हैं कि डिमांड कितने से बढ़ेगी और कितने से कम होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नेचर ऑफ द कमोडिटी. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विच शोज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्योंकि अगर कमोडिटी नेसेसरी गुड होगा, कोई नेसेसिटी गुड होगा, जैसे कोई फूड आइटम, वीट, राइस, तो उसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक बहुत कम होगी, उसकी इलास्टिसिटी कम होगी. बिकॉज कितना भी प्राइस बढ़े, ये गुड्स जो हैं ये हमारी सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं. तो नोबडी वुड रियली सैक्रिफाइस द गुड. तो नेसेसिटी गुड्स की प्राइस इलास्टिसिटी बहुत कम होती है. वेयर एज लग्जरी गुड्स जो हैं, जो लग्जूरियस गुड्स हैं, उनकी डिमांड बहुत इलास्टिक होती है. यानी कि प्राइस में चेंज आने से उनकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड पर काफ़ी जल्दी असर पड़ता है. सो द नेचर ऑफ कमोडिटी डिटरमाइंस द प्राइस इलास्टिसिटी. नेक्स्ट वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स. हमने पढ़ा था सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह हम यूज़ कर सकते हैं. और सब्सटीट्यूट्स कितने अवेलेबल हैं और कैसे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि एक कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी कितनी होगी. अगर कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं हैं, अगर सब्सटीट्यूट्स नहीं हैं तो क्या होगा, तो उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होगी, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है. दे कांट स्विच टू सम अदर गुड. लेकिन अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो इलास्टिसिटी हाई होगी. नेक्स्ट इज द इनकम लेवल. अगर इनकम लेवल ज़्यादा है, इफ़ अ पर्सन इज रिच और वेल्दी, तो he wouldn't care कि प्राइस कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है. इफ़ he has enough money तो वो स्टिल जो क्वांटिटी है अपनी उतनी ही रखेगा और उसकी प्राइस इलास्टिसिटी कम होगी. नाउ नेक्स्ट वी हैव लेवल ऑफ प्राइस. यानी कि कितना प्राइस है. अब जो गुड्स ऑलरेडी काफ़ी महंगे होते हैं या एक्सपेंसिव होते हैं, उन गुड्स की प्राइस इलास्टिसिटी अपने आप ही हाई होती है. बट जो गुड्स
वैसे ही बहुत कम पैसों के आते हैं, जैसे मैच स्टिक्स का मैच बॉक्स या फिर नीडल्स। इनका ओरिजिनल प्राइस ही इतना कम होता है कि आप कितना प्राइस बढ़ाओगे, कितना भी प्राइस बढ़ा लो, उस पे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा डिमांड पे, बिकॉज पीपल विल ऑलवेज बी एबल टू पे उतना अमाउंट, तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी कम रहती है। नाउ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, यानी कि आप उस गुड की कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर पोस्टपोन नहीं कर सकते, यानी कि इमीडिएटली रिक्वायर्ड है, अर्जेंसी है उस गुड की, तो इलास्टिसिटी कम होगी। और अगर पोस्टपोनमेंट है, मतलब आप कर सकते हैं पोस्टपोन, कोई ज़रूरी नहीं है इतना, ये नेसेसिटी गुड्स की तरह ही हो गया कि अगर आपको उसकी अर्जेंसी है तो आप उसकी इलास्टिसिटी आपके लिए कम होगी, और अगर वो अर्जेंट नहीं है तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ यूजेस। एक गुड के कितने यूजेस होते हैं। अगर एक गुड के ज़्यादा यूजेस हैं तो जितने ज़्यादा यूजेस होंगे गुड के, उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस इलास्टिसिटी होगी। बिकॉज लोग क्या करेंगे कि एक गुड के बड़े सारे यूज हैं और उसका प्राइस बढ़ गया है, तो वो उस गुड को सिर्फ उन्हीं जगहों पर यूज करेंगे जहां पर उनकी बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी, तो उसकी जो गुड की डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी। वेराज अगर उसके कम यूजेस हैं गुड के, कुछ स्पेसिफिक यूजेस हैं, तो लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते उस गुड को ना परचेज करना, तो वो उस गुड को परचेज करेंगे ही करेंगे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इस केस में कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज द शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। अब एक गुड का टोटल एक्सपेंडिचर में एक कंज्यूमर जितना महीने भर में खर्चा करता है, जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर है, उसमें अगर एक गुड का शेयर ज़्यादा है, अगर शेयर ज़्यादा है तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी, बिकॉज उसकी एक्सपेंडिचर का मेजर पोर्शन जो है वो गुड ऑक्यूपाई कर रहा है, और अगर उस गुड का प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टोटल एक्सपेंडिचर पर पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो कंज्यूमर के लिए उसका प्राइस बहुत मैटर करता है। अगर प्राइस स्लाइटली ऊपर नीचे होता है तो वो जो कंजम्पशन कर रहा है उस गुड की, उसके अंदर भी चेंज आएगा। नेक्स्ट वी हैव टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड से इनका क्या मतलब है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो जनरली कम ही होती है, बिकॉज शॉर्ट रन में एकदम से किसी गुड की क्वांटिटी को चेंज कर देना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। लेकिन लॉन्ग रन में हम लोग वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। तो हमें अगर पता है कि इसका प्राइस अब बढ़ ही रहा है, अगर मुझे पता है कि डीजल का प्राइस बढ़ता ही जाएगा, तो मैं लॉन्ग रन में अपनी डीजल कार नहीं लूंगी, आई विल स्विच टू पेट्रोल कार। ओके, तो लॉन्ग रन में प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू शॉर्ट रन। एंड हैबिट्स में आता है कि जैसे कुछ लोग अडिक्टेड होते हैं कुछ गुड से, कोई ड्रग्स से अडिक्टेड है, अल्कोहल, टबैको, सिगरेट्स, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि उसका प्राइस कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है, उनको आदत है, दे आर एडिक्टेड टू इट, तो दे विल कीप कंज्यूमिंग द सेम गुड चाहे जितना मर्जी प्राइस हो। तो अगर हैबिट है तो उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी आपकी कम होती है। नाउ वील लर्न हाउ टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वी हैव द परसेंटेज चेंज मेथड, और नाम से ही पता चल रहा है कि हम परसेंटेज चेंज को लेके कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो परसेंटेज मेथड में क्या होता है, वी कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज डिनोटेड बाय ईडी। ईडी से डिनोट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर हम लेते हैं न्यूमरेटर में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में कितना चेंज आया है, और इन दोनों परसेंटेजेस को डिवाइड करके हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाता है। नाउ आई होप कि you people know how to calculate percentages, because percentage calculate करना is very basic, लेकिन still I have included the formulas for percentage change in quantity demanded and price। तो ये फॉर्मूला गिवन है
and let us learn how to calculate the price elasticity of demand with the help of a numerical example. So here we have price and here we have quantity demanded. अब सपोज एक गुड ए है, उसका प्राइस 10 to 8 हो गया है, उसका प्राइस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है. ओके, तो लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि प्राइस अगर डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. ये हमें क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बता रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना चेंज आएगा क्वांटिटी में बिकॉज ऑफ द प्राइस. तो हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करेंगे. अब जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 4 to 5 जंप कर गई है बिकॉज प्राइस डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है. नाउ वी नो द फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड न्यूमरेटर में अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो पहली बात तो क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज हम डिटरमाइन करेंगे. कैसे करेंगे, कितना चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड में. लेट अस सपोज ये हमारा Q1 है जो इनिशियल क्वांटिटी है. नाउ दिस इज Q2 जो कि हमारी न्यू क्वांटिटी है. दिस इज P1 एंड दिस इज P2. तो कितना चेंज आया है क्वांटिटी में, Q2 माइनस Q1 कितना चेंज आया है, 1 यूनिट का चेंज आया है. कैसे कैलकुलेट करेंगे और परसेंटेज, ऊपर हम लेंगे कितना चेंज आया है, 1 यूनिट का चेंज आया है, 1 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, राइट. इनिशियल क्वांटिटी लेंगे दैट इज 4 into 100. अब 1 अपॉन 4 into 100 इज 25%. सेम मेथड से विल कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो कितना चेंज आया है प्राइस के अंदर, 10 minus 8 2 यूनिट्स का 2 रुपीज का चेंज आया है हमारे प्राइस में. तो 2 अपॉन इनिशियल प्राइस कितना था, 10 था, तो 2 अपॉन 10 into 100 कैलकुलेट करेंगे, हमारा आ जाएगा -20%. और माइनस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ है. माइनस साइन शोज द फॉल इन द प्राइस. अब हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी आ गया है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी आ गया है. तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या करेंगे, ऊपर ले लिया हमने 25%, नीचे ले लिया -20%. इनको कैंसिल करके वी गेट -1.25. और माइनस का साइन क्यों है, माइनस का साइन इंडिकेट्स द नेगेटिव रिलेशनशिप या द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. बाकी हम 1.25 ले सकते हैं. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हियर इज 1.25. आई होप इट इज क्लियर. थैंक यू वेरी मच.